सुमन के बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। सुमन अपनी बहू घर में लाकर बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी बहू सर्वगुण संपन्न संस्कारी जो थी। ऐसे ही एक दिन सब साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सुमन और उसका पति विनोद अपनी बहू राधा और बेटे अमर से बोलते हैं, अमन बेटा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है तो तुम दोनों हनीमून पर क्यों नहीं जाते? पर माँ जी, घर में हमारे अलावा आप दोनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम आप दोनों को अकेला छोड़कर हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? अभी तुम्हारे सास ससुर इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि अगर उनके बहू बेटे घर से कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं तो वो अकेले घर में रह ना सके। इसीलिए तुम दोनों हमारी फिक्र मत करो और आराम से हनीमून पर जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम दोनों एक भी बार अकेले कहीं गए नहीं हो। ठीक है माँ, अगर आप और पापा यही चाहते हैं तो मैं और राधा कुछ दिनों के लिए शिमला हनीमून के लिए चले जाएंगे। अब सुमन और विनोद के कहने पर अगले ही दिन अमर राधा को लेकर शिमला हनीमून के लिए चला जाता है। अब घर पर सुमन और विनोद बिल्कुल अकेले थे। बहुत दिनों बाद वो दोनों इस तरह से अकेले साथ में थे, इसलिए वो दोनों अकेले बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। और विनोद सुमन के लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुमन, आज कितने सालों बाद इस तरह हम दोनों एक साथ बैठे हैं। पता ही नहीं चला कब हम दोनों माँ बाप से सास ससुर बन गए और अब बहुत जल्द दादा दादी भी बन जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दिन भी क्या दिन थे। इस तरह से वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और विनोद अपने हाथों से सुमन को खाना खिलाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा अमर के साथ हनीमून से वापस आ जाती है। लेकिन वो लोग जब हनीमून से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सुमन की तबीयत थोड़ी खराब है। अपनी सास की खराब तबीयत देख राधा सुमन के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सर में दर्द है और बार बार उल्टी महसूस हो रही है मुझे। इसी वजह से थोड़ी कमजोरी लग रही है। बाकी मैं ठीक हूँ, तो जाके आराम कर ले, थक गई होगी। लेकिन राधा आराम नहीं करती और अपनी सास की सेवा करने लगती है। लेकिन फिर भी सुमन की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसके बाद विनोद सुमन को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उन लोगों को पता चलता है कि सुमन प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं और कुछ देर बाद घर आते हैं। घर आने के बाद भी सुमन की तबीयत काफी खराब रहती है, साथ ही वो काफी टेंशन में भी होती है। अपने माता पिता को टेंशन में देख अमर अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? आप मुझे बताइए, क्या परेशानी है? अमर की बातें सुनकर सुमन काफी देर तक सोचती है और हिचकिचाते हुए अपने बेटे अमर से बोलती है, अपनी माँ को माफ करना बेटा। जिस उम्र में मुझे और तेरे पिताजी को नाती पोते खिलाने चाहिए, उस उम्र में हम क्या? माँ, आपको मुझे बताना होगा। आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे सच सच नहीं बताया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वो बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे क्या हुआ। बस इतना पता है कि इस दुनिया में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और तू किसी का भाई बनने वाला है। यह खबर सुनकर अमर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही थी और आपने हमें अब तक क्यों नहीं बताया? ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशखबरी है। लेकिन अमन बेटा, सब क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे? बहू वो क्या सोचेगी? माँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनना तो सौभाग्य की बात है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं राधा से भी बोल दूंगा कि वो आपकी अच्छे से देखभाल करे। देखना, राधा इस सच को स्वीकार कर लेगी। अमर बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ अब दोबारा माँ बनने वाली थी। अब ये बात वो अपनी बीवी राधा को बताता है, लेकिन जब ये बात राधा को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी सास से बोलती है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई माँ जी? अरे कम से कम आप एक बार अपनी उम्र का तो ख्याल रख लेती। अरे इस समय पर मुझे और अमन जी को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था और आप यहाँ प्रेग्नेंट होकर बैठी। कैसा लगेगा जब सब मुझे कहेंगे कि राधा की सास प्रेग्नेंट है? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज को? सोचा है आपने?
इस तरह से राधा सुमन को खड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है और किचन में काम करने लगती है। तभी राधा का ससुर विनोद किचन में आता है और राधा से बोलता है, बहू, तुम्हारी सास गर्भवती है। अब तुम्हें ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा, साथ ही अपनी सास का ख्याल भी रखना होगा। माफ करिएगा ससुर जी, पर ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। गुल आप दोनों ने खिलाए हैं तो इसकी भरपाई भी आप दोनों ही कीजिए। मुझसे किसी की सेवा नहीं हो पाएगी। आखिर आप दोनों ने हमें हनीमून शायद इसीलिए भेजा था ताकि हमारे जाने के बाद अकेले घर में आप दोनों रास लीला रचा सके, परंतु आप दोनों का रचाए हुई रास लीला किसी से छुप नहीं सकी। बहू, चिल्लाइए मत ससुर जी, मुझे भी आता है। इस तरह से राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी बहू का ये रूप देखकर विनोद दंग रह जाते हैं। तो वहीं अमर बहुत खुश था, इसलिए वो जब भी शाम को घर आता तो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राधा जब भी घर से बाहर जाती है तो लोग उसे ताने दिया करते और राधा से ये ताना बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद एक दिन राधा अमर से बोलती है, मैं नहीं जानती कि तुम लोगों के ताने सुनते हो या नहीं, पर मुझसे अब और ताने बर्दाश्त नहीं होते। अभी भी मौका है, तुम माँ जी से जाकर कहो कि वो इस बच्चे को गिरा दें। राधा की ये बातें सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगाकर उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां वो उसे दिखाता है कि कुछ औरतें जिनकी औलादें नहीं हैं, वो औलादों के लिए कितना तड़प रही हैं और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो इस उम्र में माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाई थी। तो वहीं कुछ औरतें ऐसी भी थी जो साइंटिफिक तरीके से इस उम्र में माँ बन रही थी। ये सब देखकर राधा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और राधा से अमर बोलता है, बच्चे का दुख क्या होता है राधा, ये तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम अभी माँ नहीं बनी हो। पर अगर इसी तरह से तुम और कुछ साल तक माँ नहीं बन पाई तो असली ताना क्या होता है तब तुम्हें समझ आएगा। अभी लोगों का काम है बोलना, इसलिए वो कह रहे हैं, परंतु जब तुम बेऔलाद रह जाओगी तब मोहल्ले वालों की आदत बन जाएगी तुम्हें ताने देने की। फिर तुम्हें इस ताने से भी ज्यादा बुरा लगने लगेगा और फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि एक निर्दोष बच्चे की जान लेना कितना बड़ा पाप है। एक और बात, माँ के माँ बनने से मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। अरे मैं तो खुश हूँ कि मैं भाई बनने वाला हूँ। बहुत जल्द इस दुनिया में मेरा छोटा भाई आने वाला है और तुम्हें भी खुश होना चाहिए, परंतु तुम बाकी लोगों में शामिल होकर मेरी माँ को कोस रही हो। अमर की बातें सुनकर और हॉस्पिटल में लोगों को बच्चों के लिए तड़पता हुआ देख राधा की आंखें खुल जाती है और वो घर आकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। जिसके बाद राधा खुशी खुशी अपनी सास की सेवा करती है और लोगों के तानों का मुंह तोड़ जवाब भी देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमन एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ललित एक बहादुर फौजी था। वो छुट्टियों पर अपने घर आया था। घर में बहुत ही ज्यादा खुशियों का माहौल था। ललित की छोटी सी बेटी जिसका नाम परी था, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और ललित के आने पर उसको जैसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया हो। वो अपने पापा से कहती है, पापा आज शाम को ना मुझे आइसक्रीम खाने के लिए जाना है, आप मुझे याद से आइसक्रीम खाने के लिए ले चलना। अच्छा, तो मेरी गुड़िया को आइसक्रीम खाना है। ठीक है, शाम को हम आइसक्रीम खाने चलेंगे और जाकर अपनी मम्मी से बोल दो कि वो भी तैयार हो जाए। हम तीनों आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे। परी भागती हुई अपनी माँ श्वेता के कमरे में जाती है और कहती है, माँ पापा आज हमें शाम को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाएंगे तो आप भी तैयार हो जाना। पापा ने ऐसा कहा है क्योंकि आप तैयार होने में ना ज्यादा समय लगाती हो। अच्छा बेटा, तो तू अब अपने पापा की ही भाषा बोलने लगी है। कोई बात नहीं, पर एक काम कर, तू और तेरे पापा शाम को आइसक्रीम खाने के लिए चले जाना। और मुझे ना थोड़ा सा जुकाम हो चुका है तो मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। मम्मी चलो ना, आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चल लेती बेटा, लेकिन मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कुछ। तो एक काम कर ना, अपने पापा के साथ जा और एंजॉय कर। श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से श्वेता ललित और परी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाती। ललित और परी दोनों आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। तभी ललित को वहाँ पर उसकी पड़ोसन जिसका नाम पायल था, वो ललित से टकरा जाती है और कहती है,
अरे ललित, आप कब आए? बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। ऐसा लग रहा है जैसे इस मार्केट में मुझे किसी ने सरप्राइज दे दिया। अरे मुझे तो आए हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। क्या 1 हफ्ता हो गया और आपने भी नहीं बताया मुझे कि आप आ चुके हो? खैर कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो और मैं आपको इस तरह से मार्केट में मिल गई हूँ, तो क्यों ना चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वैसे मैं परी को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर चलते हैं, साथ में मैं भी खा लूंगी इसी बहाने। ललित, पायल और परी ये तीनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों आइसक्रीम खाते हैं। थोड़ी देर बाद ललित, परी और पायल दोनों को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो डिनर बाहर ही करते हैं। आते आते थोड़ी रात हो जाती है, जिस पर श्वेता ललित पर गुस्सा करते हुए ललित से कहती है, अरे कोई समय है घर आने का? तुम दोनों का कब से वेट कर रही हूँ मैं, और डिनर भी बाहर से करके आए हो, और मैंने जो बनाया है वो सारा वेस्ट हो गया ना। अरे मम्मी, ये तो पायल आंटी मिल गई थी, वो बहुत ज्यादा जिद करने लगी थी, डिनर भी कर लेते और इसी बहाने पापा को भी रुकना पड़ा। ये सब क्या है? अगर पायल ने तुम्हें रुकने के लिए कह दिया तो तुम रुक भी गए? हद होती है किसी चीज की। पायल 1 नंबर की चिपकू औरत है, वो हर किसी से चिपकती रहती है। आपको बस ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि आप जिस काम को करने जा रहे हो उस काम को करने के बाद आपको सीधा घर आना है। अरे यार, अब वो सामने से मुझे बोल रही थी कि चलो साथ में आइसक्रीम खाते हैं, डिनर करते हैं, मैं उसको कैसे मना करूं? बल्कि मैं भी वही करने जा रहा था, और मना करता तो शायद उसे बुरा लगता। अगर वो बुरा मान भी जाती तो इसमें आपका क्या जाता? आपके रिश्तेदार लगती है वो। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ध्यान दूं। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब पायल ललित के घर में भी आना जाना शुरू कर देती है। वो किसी न किसी बहाने से ललित से मिलने की कोशिश किया करती। ऐसे ही एक दिन पायल पकोड़े बनाकर ललित से मिलने आती है और कहती है, अरे ललित जी, देखिए ना, मैं आपके लिए पकौड़े बनाकर लाई हूँ। मैंने सोचा कि आप जब तक यहाँ हैं तब तक आपको अपने हाथों से बनी टेस्टी टेस्टी डिशेस बना के खिला दूँ। फिर क्या पता आप कब आए यहाँ पर। अरे पकौड़ों में तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में इतनी ज्यादा स्वादिष्ट नजर आ रहे हैं, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। दे दो मुझे, मैं जल्दी से इसे खाऊं। ये लीजिए, मैं इतने सारे पकौड़े बनाकर लाई हूँ कि इसे श्वेता भी खा सकती है और परी भी, उन्हें भी बुला लीजिए। ललित के बिना बुलाए ही श्वेता वहाँ आ जाती है और श्वेता पायल से कहती है, क्या बात है पायल, देख रही हूँ जब से ललित यहाँ आए हैं तब से तुम मेरे घर में बहुत ज्यादा चक्कर लगा रही हो। जब भी आते हैं तुम्हारा चक्कर तो लगता ही रहता है मेरे घर में, और जब चले जाते हैं तब तुम मुझे और मेरी बेटी को तो भूल ही जाती हो। अरे इस घर में ललित जी के अलावा भी और कोई रहता है, उस पे भी थोड़ी नजर डाल ही लिया करो। नहीं श्वेता, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो आज मौका लगा, मैंने पकोड़े बना लिए और मुझे ललित जी का ध्यान आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको भी दे दिया हूँ। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुम्हें हमेशा मेरे पति ही ध्यान में रहते हैं, एक बार मुझ पे और मेरी बेटी पे भी तो ध्यान लगा लो। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे पति ना सिर्फ मेरे हैं, उन पे डोरे डालने से पहले 50 बार सोच लेना। तुम जैसी औरतों को ना अच्छे से जानती हूँ, अपना घर तो बसा नहीं पाती हैं, दूसरों का घर उजाड़ने में लगी रहती हैं। भगवान के लिए मुझ पर इतना गंदा आरोप मत लगाओ। मैं तुम्हारी पति की दीवानी हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ एक फौजी है, इसीलिए। फ्लैशबैक। पायल रोते हुए अपने बीते किस्से सुनाने लगती है, जिसमें वो अपना पल श्वेता से बताती है, जहां उसकी और उसके पति अनमोल की नई नई शादी हुई थी। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। अनमोल जो कि एक फौजी था। ऐसे ही शादी के कुछ ही दिनों बाद अनमोल को दुश्मनों से लड़ने के लिए सरहद पार जाना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ पायल अकेले ही अपने पति का इंतजार करती रहती है। 2 महीने बीत जाने के बाद एक सुबह पायल के घर पर किसी की दस्तक होती है। पायल दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद उसके सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। थोड़ी देर बाद वो एक ताबूत में अनमोल की डेड बॉडी देखती है। अनमोल जो कि एक बहादुर फौजी था और वो दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो चुका था। ये देखकर पायल बहुत बुरी तरह से रोती है और कहीं ना कहीं उसे अपने पति पर गर्व था कि उसका पति दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। फ्लैशबैक आउट। ये थी मेरी कहानी।
और मुझे हर फौजी ऑफिसर से प्यार है, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। मेरे पति भी एक बहादुर फौजी ऑफिसर थे। उन्होंने दुश्मन से लड़ते लड़ते खुद को शहीद कर दिया। और जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पति भी फौजी हैं। इसलिए मैं उनको कभी गलत नजर से नहीं देखती, बल्कि एक फौजी भाई की नजर से देखती हूँ। इसलिए हमेशा उनकी केयर करती हूँ और उनको हमेशा इज्जत देती हूँ, मान सम्मान देती हूँ, क्योंकि ललित जी हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान पे खेलते हैं। पायल के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद श्वेता को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद श्वेता पायल से माफी मांगते हुए उनसे कहती है, मुझे माफ कर देना पायल, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज खुद पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने ऐसा तुम्हें बोला। इसीलिए कहते हैं कि हर गलत दिखने वाली चीज गलत नहीं होती। इसीलिए मुझे माफ कर दो। अब समझ में आ रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। इतना सब होने के बाद पायल अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो अकेले ही अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है और दोबारा श्वेता के घर में कभी नहीं जाती। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया अपने पिता रंगीन तोता के साथ रहा करती थी। रंगीन तोता अपनी चिंकी चिड़िया के लिए काफी रिश्ते देख रहा था, पर सभी रिश्ते टूट जाते थे क्योंकि चिंकी चिड़िया अंधी जो थी। ऐसे ही एक दिन, अगर ऐसा है भैया तो आप लड़के वालों को हमारे घर भेज दो, क्या पता हमारी चिंकी को देखने के बाद उन्हें हमारी चिंकी पसंद आ जाए। इतना बोलकर रंगीन तोता फोन रख देता है, पर ये सारी बातें चिंकी चिड़िया सुन लेती है और वो उदास होकर अपने पिता से बोलती है, पिताजी आप फिर से मेरे लिए रिश्ते देखने लगे। आप जानते हैं ना, इससे पहले भी 10 बार मेरा रिश्ता टूट चुका है और बस एक ही वजह, मेरा अंधा होना। फिर क्यों आप मेरे लिए बार बार रिश्ता देख रहे पिताजी? चिंकी बेटा, मैं तेरा बाप हूँ और एक बाप इस तरह से हार नहीं मान सकता। और वैसे भी तू इतनी चिंता क्यों करती है? तेरे पिता अभी जिंदा है और इस बार तेरे लिए जो रिश्ता आया है ना, वो बहुत खास है और बहुत अच्छा। बस लड़के वालों को तू पसंद आ जाए। इतना बोलकर रंगीन तोता वहां से चला जाता है। अब बहुत जल्द कालू कौआ अपनी माँ कोयल के साथ वहां आता है। अरे भाई साहब, आपके बारे में जितना सुना था आप तो उससे कहीं ज्यादा भले निकले। वैसे आपने नाश्ता पानी तो हमें बहुत करा दिया, पर अब आप एक झलक अपनी बेटी की दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा। आखिरकार हम इतनी दूर से उसी के लिए तो आए हैं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, बस थोड़ा समय दो, मैं अपनी बेटी चिंकी को लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रंगीन तोता चिड़िया को अपने साथ लेकर आता है और चिंकी चिड़िया को देखते ही कोयल और कालू तोते को चिंकी चिड़िया पसंद आ जाती है। देख लो कालू, यही है वो लड़की जिससे तुम्हारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। वैसे सच में बेटी तुम बहुत सुंदर हो। जितना हमने सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर निकली। तुम्हारा रंग रूप देखकर तो अब दिल ही नहीं कह रहा कि तुम्हारे पिताजी से किसी भी तरह का कोई दहेज मांगे। माँ, दहेज में वैसे भी रखा है क्या है? हमें तो अपने घर के लिए बस एक पक्षी चाहिए जो कि चिंकी है। गूंगा भी बोला, देख रहे हो भाई साहब, हमारा कालू जो दूसरों के घर में ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था, आज आपकी बेटी को देखते ही उसने फटाक से बोल भी दिया। नॉटी लड़का। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, पर मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरह के धोखे में रहें। दरअसल मेरी बेटी अंधी है, वो अपनी दोनों आंखों से दुनिया नहीं देख सकती। क्या? इतनी बड़ी बात और आपने हमसे छुपा कर रखी? जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? मेरी चिंकी बहुत सुंदर, गोरी और सुशील है, परंतु उसके अंदर बस एक ही कमी है कि वो बचपन से अंधी है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मेरी बेटी अंधी है, वो उसे देखने तक नहीं आते और पहले ही रिश्ते से मना कर देते हैं। बस इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपा कर रखी, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार आप लोग मेरी बेटी को देख लें, उसके बाद आपका फैसला आपका ही होगा कि आप अपने बेटे की शादी मेरी चिंकी से करवाना चाहते हैं या नहीं। अब जैसे ही चिंकी के अंधेपन का कोयल को पता चलता है, वो रिश्ते को मना करने के लिए खड़ी हो जाती है, पर अचानक से कालू उसे अपने हाथ से साइड ले जाता है और कहता है, अरे माँ, रिश्ते के लिए क्यों मना कर रही हो? अच्छी बात है ना, लड़की अंधी है। नाम मेरा और शादी टुक टुक कौवे से। इस अंधी को क्या पता चलेगा इसके साथ इसके पति सुहागरात मना रहा है या मैं?
हम इन लोगों को बताएंगे भी नहीं कि हम इसकी शादी अपने घर के नौकर टुक टुक कौवे से करा रहे हैं, जो कि खुद एक आंख से अंधा और गूंगा है। और माँ, क्योंकि लड़की अंधी है, आप इसके पिता से बहुत सारा दहेज भी ले सकती हो। हाँ कालू, आखिर तूने दिखा ही दिया कि तू मेरा ही बेटा है। हाय, कितना अच्छा दिमाग है तेरे पास, बिल्कुल मेरी तरह। अब इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं और चल दहेज की भी डिमांड रखते हैं। इस तरह से कोयल रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहुत जल्द कोयल चिंकी चिड़िया की शादी अपने बेटे कालू से ना करवाकर अपने घर के टुक टुक कौवे से करवा देती है। और अय्याश कालू कौवे का जब दिल करता वो चिंकी चिड़िया के अंधेपन का फायदा उठा लिया करता। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा चिंकी चिड़िया के अंधेपन का फायदा उठाता है, उसके करीब जाने लगता है। तभी वहाँ टुक टुक कौवा आ जाता है और कालू कौवे को ये सब करता देख उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है और इशारे में उससे बात करने लगता है। अबे ओ गूंगे और काने, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि ये सुंदर चिड़िया तेरी बीवी है, पर भूल मत, आज ये तेरी बीवी मेरे और मेरे माँ की बदौलत है। इसीलिए मेरा जो दिल करेगा मैं उस अंधी चिड़िया के साथ करूंगा और तू मुझे नहीं रोक सकता। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। बेचारा टुक टुक कौवा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। तो वहीं दूसरी ओर कोयल जब कालू को चिंकी के पास देखती है तो वो भी कालू को डांटने लगती है। अरे कालू बेटा, मैं तेरे लिए परी जैसी चिड़िया ढूंढ रही हूँ और तू इस अंधी चिड़िया पे लट्टू हो रहा है। माँ, अब तुम ही बताओ भला मैं खुद को काबू में कैसे रखूं? चिंकी भले ही अंधी है पर मुझे अपनी ओर खींचती रहती है। अब अपनी माँ के समझाने पर कुछ दिन तक कालू चिंकी के करीब नहीं जाता और टुक टुक कौवे को लगता है कि कालू सुधर चुका है। इसीलिए एक दिन जब टुक टुक चिंकी चिड़िया के करीब जाता है तो चिंकी चिड़िया को पता चल जाता है कि कमरे में कोई और है। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। सच सच बताओ मुझे, कौन हो तुम? मैं अपने पति का स्पर्श बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे अंधेपन का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। टुक टुक कौवा गूंगा था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी वहां कोयल आ जाती है और अपनी अंधी बहू से कहती है, अंधी है पर सब पता चल जाता है। आज जब तुझे इतना ही ज्ञान है तो आज तुझे एक सच बता देती हूँ। तेरी शादी कालू से नहीं, टुक टुक कौवे से हुई थी, जो कि खुद एक आंख से अंधा और गूंगा है। बेचारा आज पहली बार तेरे पास आया, क्योंकि आज पहली बार कालू ने मेरे कहने पर तुझे अकेला छोड़ा। पर देखो तुम कैसी पत्नी हो, अपने ही पति से खुद दूर रह रही हो। ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? पर मेरी शादी तो कालू जी से हुई थी ना। अरे ओ पागल चिड़िया, तेरे घर कालू आया था, पर मैंने शादी अपने कालू बेटे से नहीं बल्कि अपने घर के नौकर टुक टुक कौवे से तेरी करवाई है। तुझे और तेरे बुढ़े बाप को क्या लगा कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी तुझे से अंधी से करवाऊंगी? अरे निकल यहाँ से। मैंने तो तेरी शादी अपने नौकर से करवाई ताकि मुझे एक और नौकरानी मिल जाए, नौकरानी। आप सबने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और आज टुक टुक जी मुझे यही सच बताने के लिए आए थे और मैं उन्हीं के साथ बदतमीजी कर रही थी। आप लोगों ने ये सही नहीं किया। टुक टुक जी, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। मुझे पता चल चुका है कि मेरे असली पति कालू नहीं बल्कि आप हैं। इसीलिए हम आज और अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि तू अपने इस काणे और गूंगे पति के साथ इस घर को छोड़कर चली जाए, तभी तो मेरा बेटा तुझे छोड़ेगा और मैं अपने बेटे की शादी तुझसे भी सुंदर चिड़िया से करवाऊंगी। जब तक तू यहाँ रहेगी तब तक मेरा बेटा तुझ पे ही लट्टू होता रहेगा, वरना। इस तरह से चिंकी चिड़िया अपने पति के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है और अपने पति के साथ अपना खुद का एक छोटा सा घर बनाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।